बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में जो वेरी इंपॉर्टेंट इशू है उसके ऊपर बात करूंगा मैं। तो उसके बारे में देखते हैं आज कौन सा टाइटल है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे नोवेल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मेथड में डेंगू फीवर एंड इट्स ट्रीटमेंट पार्ट 1। मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका इलाज कुछ अवेलेबल है। और इस फीवर को, इस वायरस को कैसे हम कवर करेंगे। देखें, पहले नंबर पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बीइंग पे अफेक्ट कर रही हैं। देखें, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्वायरमेंट है, डाइट है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, इंडस्ट्री है, मल्टीपल अदर थिंग्स आर अफेक्टिंग टू द ह्यूमन बीइंग, और उससे बहुत सारे लोग जो है ना वो उनकी डेथ हो रही है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि डेंगू फीवर में क्या होता है, डेंगू वायरस क्या चीज़ है। तो इनमें 3 चीज़ें हमारी बेसिक हैं। नंबर 1 ह्यूमन बीइंग, जिसको हमने बचाना है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है। नंबर 2 हमारे पास जो इसमें वेक्टर है, जो इसका कैरियर है, उसको देखना है। यानी इसमें मॉस्किटोज़ हैं, फीमेल मॉस्किटो जैसे कि मलेरिया काज करता है, इसी तरह डेंगू फीवर भी वो काज करता है, डिफरेंट उनकी स्पीशीज़ हैं, उसके बारे में देखना होगा। फिर तीसरे नंबर पे जो उनके वेक्टर के अंदर जो चीज़ होती है जिसका नाम डेंगू वायरस है, वो वायरस की भी बात करेंगे। तो 3 मेजर हमारे टॉपिक होंगे। इन तीनों को हमने देखना है कि कहाँ कहाँ से इसको कवर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात होगी, इसको गौर से आपने देखना है, वॉच करना है वीडियो को और एंड तक देखना है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद नई जो वीडियोज़ हैं वो अपडेट आपको मिलती रहे। आई एम डॉक्टर अब्दुल मालिक, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. Now coming to the main title, यहाँ पे हम देखते हैं लिस्ट ऑफ कंटेंट्स में। ये मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इसके अंदर इससे भी ज़्यादा जो कंटेंट्स हैं वो देखे गए हैं। फर्स्ट पार्ट में एंड सेकंड पार्ट में बहुत सारे कंटेंट्स हैं, आप देखेंगे तो इसका पता चलेगा। और यहाँ पे एक कम्युनिकेशन रिसोर्स अवेलेबल है जो आपको बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में 0800 99 000 जो है हेल्पलाइन है। डेंगू वायरस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, अगर कोई फीवर है, कोई इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो यहाँ से सजेशन ले सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं। बेसिकली इसको और से समझना है क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत, यानी 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा ये डेंगू फीवर जो है वो फैल चुका है, डेंगू वायरस जो है वो स्प्रेड हो चुका है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, तो लिहाजा 1 in 4 पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगू विल गेट सिक। उनमें से 4 बंदों में से 1 बंदा जो है उसको बुखार हो सकता है, फीवर हो सकता है, बाकियों को जहर भी ना हो, शायद हो सकता है। तो 2.5 to 3 बिलियन पीपल आर एट रिस्क एंड अफेक्टिंग ग्रेटर देन मोर देन 100 कंट्रीज़। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा है, और 3 बिलियन से भी ज़्यादा पीपल इसमें रिस्क में हैं, ख़तरे में हैं, क्योंकि उनकी एहतियातें उनको पता नहीं है, उन एरियाज़ का पता नहीं है जिन एरियाज़ में ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में या अदर एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। ख़ास तौर पे जो मॉस्किटोज़ हैं और उनके डेंगू वायरसेस हैं और कैसे ग्रो करते हैं इसके भी आगे बात होगी। लेकिन अब देखें इस मॉर्टेलिटी रेट इनका क्या है। 5% एवरेज जो है डेंगू फीवर केसेस होते हैं, और डेंगू सिम्टम कैन बी माइल्ड और सीवियर। एक होता है माइल्ड, होता है कि हल्के फुल्का होना, ज़्यादा ना होना, शॉर्ट कट होना, यानी उसमें बुखार आता है, आराम आ जाता है कुछ दिनों के बाद। और एक होता है सीवियर, जिसे एक्यूट फॉर्म हम कहते हैं। उसका इलाज जो है वो बड़ा क्रिटिकल होता है, इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ब्लड भी देना पड़ सकता है। कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो आगे देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। सीवियर डेंगू एज ए मेडिकल इमरजेंसी है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए, उसको लेके जाना चाहिए। इसके बाद सीवियर डेंगू के बारे में ये है कि ये 1 in 20 पीपल में ख़ासतौर पे जो है डेंगू फीवर के जो चांसेस है, 20 में से 1 बंदे को जो है सीवियर डेंगू हो सकता है। इसके बाद ये क्या रिज़ल्ट देता है, बेसिकली देखा जाए तो इसमें शॉक बेसिकली है, जैसे कि एनाफ्लेक्टिक शॉक होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक है। इसमें ब्लड जो है, प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो इंटरनल ब्लीडिंग एंड इवन डेथ इज़ पॉसिबल अगर उसका प्रॉपर क्योर ना किया गया। अगर प्रॉपर क्योर कर लेते हैं, कुछ दिनों की बात होती है, कुछ घंटों की बात होती है, तो फिर बंदा रिवर्स कंडीशन में आ जाता है, रिकवरी फेज़ में आ जाता है। इफ़ इन्फेक्टेड दी इन पास्ट, अगर देखें ये एक अहम पॉइंट है, अगर इससे पहले पास्ट में कोई बंदा इन्फेक्ट हुआ है इसी डेंगू से, तो उसके चांसेस जो हैं दोबारा अगर वो इन्फेक्ट होता है तो उसके ख़तरनाक चांसेस हो सकते हैं।
डेंगू फीवर के स्वेयर डेंगू हो सकता है, यानी कह सकते हैं। इसके बाद इसमें हर एज के पीपल इन्वॉल्व हैं, उनमें भी हाई रिस्क होता है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, प्रेग्नेंट वीमेन है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेयर प्रॉब्लम होता है, और एल्डरली साफ ज़रा कि एजड जो हैं मोर देन 65 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, उनके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और वो अक्यूट इसमें जो है फॉर्म हो सकती है इसकी डेंगू की। अब हम बात करेंगे डेंगू वायरस फीवर, इसका दूसरा नाम है ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। तो ये क्या है बेसिकली, व्हेन आपको पता है कि थर्मामीटर के ज़रिए आप टेम्परेचर नोट करेंगे, 104 सेंटीग्रेड हो, उससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा, यानी 105 से ऊपर चला गया तो डेथ भी हो जाती है, फौरी तौर पे सेल डेथ हो जाती है। 40 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो या 104 फ़ारेनहाइट, ये 2 पैरामीटर्स हैं जिनसे हम मेजर करते हैं थर्मामीटर से। तो ये टेम्परेचर जो है अगर हाई रहे और उसके साथ 2 सिम्टम जो हैं ये आपके सामने नीचे मैं बता रहा हूँ, इन सिम्टम्स में से कोई भी 2 सिम्टम आपको नज़र आते हैं तो इसकी निशानी हो सकती है कि डेंगू वायरस फीवर हो सकता है। इसके अलावा मज़ीद और भी टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं बाद में जो डॉक्टर है वो डायग्नोस कर सकता है। तो ये फिब्राइल का मतलब जो फीवर की कंडीशन में, यानी जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उस कंडीशन फेज़ में हो बंदा, और उसके साथ साथ ये इनमें से कोई हो, फॉर एग्ज़ाम्पल स्वेयर हेडेक इज़ देयर, स्वेयर हेडेक है। इसके बाद पेन बिहाइंड द आईज़, आई के पीछे जो है बहुत दर्द होता है। इसके अलावा मसल एंड जॉइंट पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मसल एंड जॉइंट पेन। समटाइम मलेरिया में भी कुछ होता है लेकिन यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा स्वेयर होता है। इसके बाद नाजिया है, यानी इसमें वोमिटिंग है बहुत ज़्यादा। स्वोलन ग्लैंड्स हैं, गले के ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या अदर ग्लैंड जो है ना, ये स्वोलन कर जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इसके बाद रैशेज़ भी देखी जा सकती हैं, जो रैशेज़ हैं वो भी पीपल में, लोगों में देखी जा सकती है। स्वेयर डेंगू की जो आगे देखते हैं बात करेंगे, डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहा जाता है इसको। वेरी स्वेयर है क्योंकि हेमरेज का मतलब है ब्लीडिंग होना, कहीं से ब्लड लीकेज हो गई है, तो ये लीकिंग अगर हो जाए तो डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको कहा गया है स्वेयर डेंगू इज़ फैटल कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू प्लाज्मा लीकिंग, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, स्वेयर ब्लीडिंग और ऑर्गन इम्पेयरमेंट। कोई भी ऑर्गन है, लीवर डैमेज हो जाए, ब्रेन डैमेज हो जाए, रीनल सिस्टम डैमेज हो जाए, हार्ट डैमेज हो जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाए, यानी उसके अंदर कोई ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, या ब्लीडिंग वेरी स्वेयर हो सकती है। इसको इमरजेंसी हम हॉस्पिटलाइजेशन करवाते हैं ताकि उसको बचाया जा सके, और उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टेज से बचना बहुत ज़रूरी है। अब है वार्निंग साइन, जो डॉक्टर आपको बताता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, वो स्वेयर डेंगू की वो निशानियाँ हैं। लाइक आप उनको कंपेयर कर लें, जो सिंपल एक फीवर है और उनमें से कुछ पेन महसूस होता है वो, और इसमें स्वेयर में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्वेयर अब्डोमिनल, इसमें देखें फ़र्क क्या है, 6 चीज़ें आती हैं। डेंगू में 6 वर्ड हैं, DENGUE, 6 वर्ड हैं, और 6 ही आप यहाँ पे देखेंगे कि उनमें इम्पेयरमेंट्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको नज़र आते हैं ख़ास तौर पे। तो वो भी यहाँ पे स्वेयर अब्डोमिनल पेन है, परसिस्टेंट वोमिटिंग है, ये भी सेम ही GIT से ये प्रॉब्लम हो रहा है बेसिकली दोनों। रैपिड ब्रीदिंग है, सांस जो है ना, ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स हो जाती हैं, मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, फटीग, थकावट हो जाती है। इसके अलावा रेस्टलेसनेस, नींद नहीं आती, थकावट, मूव नहीं कर सकता उसमें। इसके अलावा ब्लड एंड वोमिटिंग के दौरान ब्लीडिंग अगर हो तब ये जो इमरजेंसी कंडीशन में उसको जाना चाहिए और फौरी तौर पे इलाज करवाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस की कितनी टाइप्स हैं, बेसिकली वी शुड गो टुवर्ड्स द मेजर टाइप्स। जो सीरो टाइप्स हैं हम देखते हैं, कॉमनली जो ज़्यादातर दुनिया में ये पाई जाती हैं, इससे स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं। वायरस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, सबसे पहले वायरस की बात करेंगे, फिर उनके जो वेक्टर हैं उनकी बात करेंगे, फिर ह्यूमन के ऊपर जो इफेक्ट आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि 3 चीज़ों का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ह्यूमन बीइंग को हमने बचाना है, और एक वेक्टर से भी बचा सकते हैं, एक वायरस से भी बचा सकते हैं। तो वेक्टर को बचाएंगे तो वायरस भी उसमें नहीं होगा। तो ये हमारे मेथड्स हैं, आगे हम बात करेंगे। इस पार्ट में जो है 4 डेंगू जो इसके वायरस सीरो टाइप्स हैं, यानी सीरम में इसका देखा जा सकता है। DEN से मुराद डेंगू, V से मुराद वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। ये मेजर 4 सीरो टाइप्स हैं जो देखी जा सकती हैं।
सबसे ज़्यादा DN1 जो है सबसे ज़्यादा देखी गई है। यानी 1943 में जापानीज़ में ये सबसे पहले वहाँ डिस्कवरी हुई इस वायरसेस के बारे में, तो आगे उसका पता चला तो ये डेंगू जो है आगे स्प्रेड होना शुरू हो गया। इससे भी पहले भी हिस्ट्री है, उसके बाद की भी हिस्ट्री है, पाकिस्तान में भी हिस्ट्री है, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। मेरा मेजर टारगेट है फार्माकोलॉजी, मेजर टारगेट है इनकी प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, जो आप घर बैठे उसको एहतियात कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट हुआ है बिलोंग टू जिनस फ्लेवी वायरस है, एक फ्लेवी वायरस जिनस है इसकी, और फैमिली फ्लेवी वायरिडी फैमिली कहते हैं, और ऑफ येलो फीवर वायरस इज द टाइप, इस फैमिली से येलो जो फीवर वायरस है वो कॉमन है, विच कंटेन्स अबाउट 53 वायरसेस इसमें पाए जाते हैं। और ये स्मॉल वायरसेस होते हैं 40 टू 65 नैनोमीटर, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। स्फेरिकल विद लिपिड इन्वेलप होता है। इसके अलावा डेंगू वायरस जिनोम में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, जैसे कि आप कोरोना वायरस की बात करते हैं वो भी RNA वायरसेस है। जो कोरोना वायरस है वो भी RNA वायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। और इसके अलावा ये पॉजिटिव सेंस RNA है। समटाइम कुछ वायरसेस हैं जो नेगेटिव सेंस RNA होते हैं। दो टाइप्स के वायरसेस होते हैं, या RNA वायरसेस या DNA वायरसेस। आप उसमें देख सकते हैं मेरी वीडियो जो इस पे है कोरोना वायरस के ऊपर है। तो लिहाजा यहाँ पे आप देखेंगे पॉजिटिव सेंस का मतलब है ये डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है, इसमें ये पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर नेगेटिव सेंस होगा तो वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता, उसको और चीज़ें नीड होती है जब वो सिंथेसाइज कर सकता है। तो ये वायरल जीनोम इनकोड्स 10 जीन उसमें बनाता है एट अ टाइम। किसी भी वायरल कोड जब जाएगा यानी हमारे साइटोप्लाज्म में जाएगा, क्योंकि RNA वायरसेस साइटोप्लाज्म में जाएंगे, जो DNA वायरसेस हैं वो DNA अंदर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर जाएगा। आगे मैं दिखाता हूँ आपको फिगर। यहाँ डेंगू वायरस जीनोम है, ये बेसिकली उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कुछ जीनोम के नाम लिखे हुए हैं स्पेसिफिक, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली हम जा रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। दिस इज़ दी मेजर जो वायरस है, इनका स्पेसिफिक वायरस का नाम ये मॉस्किटो है बेसिकली, जो स्प्रेड करता है डेंगू वायरस को। अब इसका एडीज़ एजिप्टी, एजिप्टाई भी करते हैं, एजिप्टी भी करते हैं, एडीज़ एजिप्टी, ये वाला जो कॉमन है, ये वेरी कॉमन जो मॉस्किटो है बेसिकली, ये स्प्रेड करता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 4 to 7 days। डेंगू फीवर स्प्रेड कैसे होती है? एक पेशेंट है, एक दफ़ा उसको हुआ है, उधर से एडीज़ जो एजिप्टाई हैं, मॉस्किटो टेक्स ब्लड फ्रॉम वन पेशेंट, यानी एक पेशेंट से ब्लड लेते हैं और इनके सामने देखें ये जो सकिंग करते हैं, जो ये ख़ास तौर पे दिन के टाइम करते हैं, ख़ास तौर पे ये भी जहन में रखें, क्योंकि जो नाइट टाइम करते हैं वो मलेरिया है, वो नाइट टाइम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि क्लोथ इसमें पूरे पहने, सीज़न इसका होता है, उस दौरान आप एहतियात करें। और ख़ास तौर पे हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर जो है वो लो में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो डेंगू वायरस है, ट्रांसमिट वायरस इन सलाइवा, डेंगू वायरस के सलाइवा में से जाएगा। इसका भी स्पेशल नेम है कि उनमें से ये गुजरेगा, और इसमें गुजरने के बाद नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग में वो इंजेक्ट करेगा, यानी उसको बाइट करेगा तो वहाँ से रिलीज़ कर देगा सलाइवा के थ्रू, और वायरस मल्टीप्लाई एंड इन्फेक्ट करेगा। फिर इसी तरह WBC एंड लिम्फेटिक टिश्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। मॉस्किटो बाइट्स एंड टेक वायरसेस इन ब्लड, फिर दोबारा अगले पेशेंट को सर्च करेगा। दिस इज़ द साइकिल बेसिकली डेंगू फीवर स्प्रेड जो है वो कैसे होती है। तो इसकी साफ ज़ाहिर ट्रांसमिशन जो है ज़्यादातर डेंगू आउटब्रेक्स की वो ये है, किसी वक्त भी हो सकती है, और हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इज़ नेसेसरी फॉर मॉस्किटो सर्वाइवल। तो उसके बारे में भी आगे हम देखेंगे कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। एक और हमारे पास यहाँ पे बेसिक इसका आ जाता है स्ट्रक्चर। ये डेंगू वायरस स्ट्रक्चर है बेसिकली। इसमें फियन प्रोटीन है, G अटैचमेंट प्रोटीन है, N न्यूक्लियोकैप्सिड, लार्ज P फास्फोप्रोटीन है, वायरल RNA है, ये वाला वायरल RNA है क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है, पॉजिटिव सेंस है। तो इसके अलावा मैट्रिक्स है, इसके बाद लिपिड बाई लेयर इसकी होती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये कैसे एंटर होता है? एंडोसाइटोसिस के ज़रिए एंटर होगा, यानी इस लेयर के अंदर एंटर होगा, स्किन के ज़रिए एंटर होगा, किसी भी ब्लड के ज़रिए सेल के अंदर एंटर होगा, और यहाँ पे वायरल RNA बनाएगा। V से मुराद वायरल RNA बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और वायरल जीनोम रेप्लिकेशन होगी साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, और इसके बाद गोल्जी बॉडीज़ में होगी,
TGN में होगी, इसके बाद वायरस मैचुरेशन होगी और वो 10 वायरसेस जो है एट अ टाइम रिलीज़ कर सकता है। ये डेंगू वायरस रेप्लिकेशन है कि बॉडी के अंदर कैसे रेप्लिकेट करेगी। तो इसको समझना भी ज़रूरी है कि वायरस कैसे एंटर हुआ, कैसे बाइट किया, ब्लड के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, उसका जो सलाइवा होता है उसके अंदर पेट गट के अंदर होता है, ये वायरसेस ग्रो करते हैं और फिर जो है वो ह्यूमन बीइंग में इंजेक्ट हुआ, ह्यूमन बीइंग से अंदर कैसे डिवीजन हो रही है। जैसे कोरोना वायरस की आपने सुना होगा, देखी है कि कैसे डेवलप करता है वो, सेल के अंदर कैसे जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में नमूनिया कैसे कॉज करता है। तो ये वायरस की टाइप है और इससे पेन जो है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, लिम्फोसाइट्स और अदर जो सेल्स हैं हिमेटोक्राइट वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेजर साइंस एंड सिम्टम्स अगर हम बात करें, डेंगू इज ए स्वेयर फ्लू लाइक इलनेस, जैसे कि फ्लू होता है, एक वायरस होता है फैलाता है, इसी तरह के ये एक वायरस है, डेंगू वायरस है। बेसिकली आप फीवर हो जाता है क्योंकि उसमें फीवर एक इसेंशियल कंपोनेंट है, ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए डेंगू फीवर इसे कहते हैं। अदरवाइज़ डेंगू वायरस है। बेसिकली वायरस का आपको पता है डेफिनेशन कि वो एब्सोल्यूट पैरासाइट्स हैं, किसी और चीज़ के ऊपर वो ग्रो कर सकते हैं, वो अकेले नहीं गुजार सकते अपनी ज़िंदगी। अगर किसी ज़मीन पे पड़े हुए हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते, डेड हो जाएंगे। अगर किसी ह्यूमन में चले जाते हैं किसी फॉर्म में तो वो लिविंग आ जाते हैं, लिविंग में आ जाते हैं। तो लिहाजा उनमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ RNAs होते हैं, DNAs होते हैं, जिनकी वजह से ग्रो कर सकते हैं, वो अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं और आगे रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो लिहाजा फ्लू लाइक इलनेस होती है दैट अफेक्ट्स ऑल एज ग्रुप्स सिम्टोमेटिकली यूजुअली लास्ट सिम्टम्स यूजुअली लास्ट 2 to 7 डेज़ के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, इतना अर्सा भी नहीं रहते। और इंक्यूबेशन पीरियड है कि 4 से 10 दिनों के अंदर सिम्टम नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर वो बाइट करेगा, आज अगर किसी को बाइट करे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 4 दिनों में या 5 दिनों में या 6 दिनों में या 10 दिनों के अंदर अंदर सिम्टम्स उनके अंदर आ जाएंगे। अगर 10 दिन के अंदर नहीं आते, इससे मुराद है कि उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं हुआ, उसने कुछ यानी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। अगर वो ज़्यादा सिम्टम क्रिएट करेगा, या तो वो सिंपल हो सकते हैं, जर्नल हो सकते हैं, या फिर वो सीवियर फॉर्म हो सकती है। आफ्टर द बाइट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, डेंगू वायरस इज स्प्रेड टू पीपल थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड एडीज स्पीशीज़। ये एडीज़ जो स्पीशीज़ है मॉस्किटोज़ की, फीमेल मॉस्किटो होता है बेसिकली, जैसे कि एनोफिलीज मॉस्किटो है जो मलेरिया को आगे फैलाता है, वो भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। तो यहाँ पे आप गौर से ज़रा समझेंगे, फिर इनमें डिफ्रेंशिएशन भी आ जाएगा, व्हाट इज़ मलेरिया एंड व्हाट इज़ डेंगू, क्या डिफरेंस है। साफ ज़रा उसकी भी फीमेल यहाँ पे मॉस्किटो है और ये भी फीमेल मॉस्किटो एडीज़ एजिप्टी, एजिप्ट से निकला है लफ्ज़, और एडीज़ एल्बो पिक्टस, 2 जो मेजर हैं स्पीशीज़ ये हैं। वैसे तो उनकी बहुत सारा स्पीशीज़ हैं, लेकिन 2 जो कॉमन हैं जो ये ज़्यादा स्प्रेड कर रही हैं। A key differentiation is that malaria is an infectious disease, प्रोटोजोआ की डिजीज़ है बेसिकली, और काज बाई ये पैरासाइट इसमें होता है। वाइल जो डेंगू इज़ वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरस की वजह से ये फैलता है। हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, यू कैन सी डेंगू एंड मलेरिया। ये काजेज़ क्या हैं इसमें, बाई बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज़ एजिप्टी मॉस्किटो, और ड्यूरिंग द डे ये अफेक्ट करता है, ये मैं बताना चाह रहा था बेसिकली। और ये है मलेरिया फीवर इज़ कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, द मलेरिया मॉस्किटो यूजुअली अटैक्स ड्यूरिंग द नाइट। तो ये डिफरेंस है, बाकी यू कैन रीड, इसको देख सकते हैं इनके डिफ्रेंशिएशन को। नाउ वी गो टुवर्ड्स द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। इसके सिम्टम्स जो है तरतीब से हम बात करेंगे। जो सादा अगर सिम्टम्स होंगे फिब्राइल फेज़ में, ये होता है फिब्राइल फेज़, जिसमें बुखार हो, फिब्राइल का मतलब फीवर होना, ठीक है। फीवर में सडन ऑनसेट फीवर हो जाता है, हेड एक हो जाता है यानी सर में दर्द, माउथ एंड नोज़ ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है, पॉसिबल है, ये छोटी सी ब्लीडिंग है, अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई। मसल एंड जॉइंट पेन्स आर इसेंशियल, इसमें हो सकता है। वोमिटिंग इज़ पॉसिबल, ये भी हो सकता है, नॉज़िया एंड वोमिटिंग। रैशेज आर आल्सो पॉसिबल, और डायरिया इज़ आल्सो पॉसिबल। GIT प्रॉब्लम भी इसमें होगा, रेस्पिरेटरी और जॉइंट्स का, ख़ास तौर पे जो मसल्स का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का है, बोन्स का है, वो ज़्यादा होगा। इसके बाद क्रिटिकल सिचुएशन देखें, हाइपोटेंशन हो सकता है, अगर लो ब्लड प्रेशर होगा दैट इज़ क्रिटिकल कंडीशन, फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइजेशन करना ज़रूरी है। हाइपोटेंशन अगर हो जाए, लेस देन जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत कम हो जाए, एक लेवल होता है 80/120 जैसे है, 120/80 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है,
वो अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, 50 तक आ जाए डायस्टोलिक, और वो 100 से भी कम हो जाए, तो ये कंडीशन हाइपोटेंशन में शुमार होगी। मुख्तलिफ रेंजेस हैं, मुख्तलिफ जो ये लेबॉरेटरीज़ हैं वो शो करती हैं। इसके अलावा प्लूरल एफ्यूजन है, एसाइड्स हो जाता है, एसाइड्स यानी जमा हो जाता है फ्लूइड। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो जाती है क्रिटिकल कंडीशन में, ख़ासतौर पे ये प्रॉब्लम वेरी सीवियर है। और इसके साथ रिकवरी फेज़ होता है फ़ौरन। अगर रिकवरी फेज़ नहीं हुआ तो डेथ हो सकती है। अगर रिकवरी फेज़ हो जाता है तो अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दोबारा चेंज होना शुरू हो जाता है बेहतर। सीजर जो हैं वो स्टार्ट होंगे आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स, और इचिंग हो सकती है, और स्लो हार्ट रेट जो है वो हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता हार्ट रेट कम होगा, फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता राइज़ की तरफ आएगा, यानी स्लो इसकी रिकवरी है, इतना आसानी से नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अगर डेंगू बुखार की अलामात देखी जाए तो कौन कौन से हो सकती हैं। इसमें उर्दू में लिखा हुआ है, शदीद बुखार है, आँखों के पीछे शदीद दर्द है, जिस्म और हड्डियों में शदीद दर्द है, मतली या कैं है, जिस्म पर सुर्ख धब्बे हैं। इन अलामात को फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। पाकिस्तान के जो मैं पहले नंबर आपको बताया हूँ मैं, और दिस इज़ दी वायरस बैक्टीरिया, बेसिकली मॉस्किटो है, बेसिकली ये जो कैरियर है, वेक्टर है, इन वायरसेस को, डेंगू वायरसेस को उठाते हैं और आगे ट्रांसमिट करते हैं, ये उनके थ्रू ये काम करते हैं। अब है कि चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन क्या है, बेसिकली कि एक दफ़ा इन्फेक्शन हो चुका है दोबारा भी हो सकता है क्या? दिस इज़ पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल टू हैव डेंगू फीवर मोर दैन वंस। ए सेकेंड इन्फेक्शन कैरीज हायर रिस्क ऑफ डिवेलपिंग ए सीवियर फॉर्म। तो इसलिए एक दफ़ा जिसको हो चुका है वो प्रॉपर एहतियात करें। आगे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में बताऊंगा कि कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे एहतियात करना है। और ये एडीज़ एजिप्टी है फ़ोटो, और ये एडीज़ एल्बोपिक्टस की जो यहाँ पे दिखाई गई है। तो दो डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये मॉस्किटोज़ कैरियर हैं, और ये प्रोसेस जो उनका बता रहे हैं कि कैसे जीआईटी से आगे जो है सलावा के ज़रिए ट्रांसफ़र करेगा ये। इसके बाद हम देखते हैं इम्यूनिटी आफ्टर डेंगू वायरस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है कि अगर इम्यूनिटी उसकी होती है तो हो सकती है या नहीं हो सकती। आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम हो सकती है, लेकिन वो ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 to 3 मंथ तक वो इम्यूनिटी रहेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा लॉन्गर इम्यूनिटी के लिए हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट वायरस का तो अवेलेबल नहीं है, तो उसका प्रिवेंशन अवेलेबल है, वो आप एहतियात करेंगे तो बच सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, मास्क पहनने से आप एहतियात करेंगे, आगे हाथ सैनिटाइज़र से धोएंगे तो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ये भी वायरस है, लेकिन ये बाइट करता है किसी भी एरिया में, किसी भी बॉडी के जिस्म में जहाँ पे इंजेक्ट करेगा और वो ट्रांसफ़र करेगा वायरस को, तो इसकी भी प्रिवेंशन पॉसिबल है। रिपेलेंट्स इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल अदर थिंग्स, स्प्रेज हैं। तो यहाँ पे इम्यूनिटी मैं बता चुका हूँ कि इसमें 2 to 3 मंथ तक जो है वो कैपेसिटी होती है, वो दूसरे जो सीरोटाइप्स हैं उनसे बचा सकता है।